जब आप कॉलेज में थे सेकेंड ईयर तक, जैसे आपने बोला कि आपके 3 सोर्सेज ऑफ इनकम थे, और अब जब आप कॉलेज से पास आउट हो चुके हो तो आपको अपने में जो इनकम डिफरेंस है वो कितना लगा है? कितना % ऑफ इनकम डिफरेंस आया आपके सेकेंड ईयर से लेके अभी तक? अगर इनकम डिफरेंस देखोगे तो काफी बेहतरीन हुआ है। जिस बेसिकली जो मेरे को कॉलेज से चाहिए था, जो एक्सपोजर मेरे को लेना था, वो मैं ले लिया ऑलरेडी। और उसके अलावा देखोगे तो मेरे को बहुत सारे और अदर सोर्स ऑफ इनकम मिल रहे हैं अभी। अगर मैं आपसे पूछूं कि एट द एज ऑफ 22 आपका LPA कितना है? देखो ये सब तो LPA डिस्कस नहीं करते, बट क्या रेंज बता दो। अभी आप करंटली कहाँ वर्क कर रहे हैं? मैं अभी नोएडा बेस्ड कंपनी में काम कर रहा हूँ। बेसिकली ये सैलरी बेस्ड नहीं है, ये इंसेंटिव बेस्ड है। अभी मैं इसको रिवील नहीं करना चाहता क्योंकि मैं जस्ट अभी ज्वाइन किया। थर्ड टिप ये रहेगा कि कभी भी ग्रिड नहीं करना। जैसे क्या होता है ना कि लोग ट्रेडिंग करते हैं, अच्छा करते हैं, लेकिन किसी किसी दिन क्या होता है कि वो लालच के चक्कर में चले जाते हैं। जैसे मैं बेसिकली मेरा फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर टारगेट ये था कि दिन में अगर 2000 1.5 के अगर निकल जाता है तो मैं मार्केट को क्लोज करके चला जाऊँ। आपको क्या लगता है कि कॉलेज ने आपके कॉन्फिडेंस को, आपकी पर्सनालिटी को, आपकी वोकैबुलरी को कहीं ना कहीं बूस्ट किया है? कह सकते हैं। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं बिल्कुल अनफिल्टर्ड रॉ रियल रिव्यूज। तो आज के हमारे गेस्ट हैं मिस्टर ऋषभ जी, जो एक एक्स स्टूडेंट है MS रमैया के। तो चलिए उनसे जानते हैं उनका पूरा कॉलेज एक्सपीरियंस, कैंपस लाइफ कैसी थी, फीस स्ट्रक्चर कैसा था और भी बहुत कुछ। सो लेट्स बिगिन। सर, मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले आप अपने इंट्रोडक्शन से इस पॉडकास्ट को स्टार्ट करें। अपनी जर्नी के बारे में बताइए और क्यों आपने रमैया कॉलेज को चूज किया और आप वहाँ पे कौन से कोर्स में हैं, कौन सी फील्ड में हैं, उस सब के बारे में बताइए। तो मेरा नाम ऋषभ है और मैं रमैया से पास आउट हूँ। बेसिकली मेरा ब्रांच था मैकेनिकल इंजीनियरिंग। और आपने रमैया क्यों चूज किया? मैं अभी नोएडा बेस्ड कंपनी में काम कर रहा हूँ। बेसिकली एक काइंड ऑफ स्टार्टअप टाइप है और साथ में मैं ट्रेडिंग भी करता हूँ। और बेसिकली मेरा चूज करने का मतलब यही था रमैया कि वहाँ पे एक एक्सपोजर बहुत डिफरेंट मिलता है। कुछ दोस्तों से पता चला कि रमैया एक ऐसा कॉलेज है आपके साउथ में जिसमें नॉर्थ के स्टूडेंट थोड़ा ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अदर कॉलेजेस। तो वहाँ पे बेसिकली अपना फील ज़्यादा फील होता है वहाँ कॉलेज में, और कोई दिक्कत फील आज तक हुआ नहीं मेरे को 4 साल की जर्नी में। आपको रमैया के बारे में कैसे पता चला था? आप कहाँ से बिलोंग करते हैं सर वैसे? मेरा होम टाउन झारखंड है, रांची। ओके, तो आपको रमैया के बारे में कैसे पता चला था? मुझे रमैया के बारे में यूट्यूब से पता चला था। वहाँ पे बेसिकली मैं एक दिन यश गर्ग का देख रहा था रिव्यूज, तो उसमें एक कॉलेज आया RV कॉलेज और एक आपका रमैया कॉलेज बैंगलोर में। बेसिकली मुझे शुरू से पसंद था कि बैंगलोर में ही मैं अपना पढ़ाई शुरू करूँ, अपना बीटेक जो भी करना है तो बैंगलोर से ही करना था मुझे। तो मैं उसके बाद RV कॉलेज को पहले देखा, बट वहाँ पे थोड़ा बहुत ये लगा कि साउथ के क्राउड ज़्यादा है। तो उसके लिए मैं फिर रमैया के बारे में 2-3 स्टूडेंट से बात किया तो पता चला कि हाँ वहाँ पे माहौल अच्छा है, अच्छा एनवायरनमेंट है, प्लेसमेंट भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मेरी ब्रांच के हिसाब से देखें तो 6 to 7 लाख का एवरेज पैकेज जा रहा है कॉलेज में। तो कोई दिक्कत नहीं लगा मुझे। अगर मुझे मैकेनिकल पढ़ना है तो इससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन भी नहीं रख सकते हम लोग। और पता चला फिर उसके बाद मैं कुछ काउंसलर से भी बात किया बेसिकली, तो उनसे ही पता चला कि रमैया एक अच्छा कॉलेज है इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट, इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक्स एंड इन टर्म्स ऑफ आपका फी स्ट्रक्चर। फी स्ट्रक्चर भी काफ़ी नॉर्मल है। अगर आप खुद से कॉलेज में जाते हैं, बेसिकली उसको बोलते हैं हम लोग मेरिट के थ्रू जाते हैं, तो उसमें आपको काफ़ी कम बजट में काफ़ी अच्छा कॉलेज मिल जाता है। तो आपके कोर्स की कितनी फीस थी अप्रॉक्स? मेरे कॉलेज की जब मैं एडमिशन लिया तब 2.65 था फीस पर ईयर। और अभी अप्रॉक्स 3.4 हो गया है रमैया का। ओके, सो वहाँ का मतलब प्लेसमेंट क्या रहता है? हाईएस्ट पैकेज कितना जाता है, एवरेज कितना जा रहा है? देखिए, अगर डोमेस्टिक पैकेज देखिएगा तो 60s में जाता है और एवरेज पैकेज ब्रांच वाइज हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि आपका CS का अराउंड 13-14 लाख का एवरेज पैकेज है आपका। फिर उससे नीचे आपका एक IS ब्रांच आता है जिसको हम लोग IT ब्रांच बोलते हैं, तो उसमें भी आपका अराउंड 12-13 का एवरेज पैकेज है। और फिर उसके बाद EC है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, तो ये सब में आपका 7 to 8 के बीच में वेरी करता है प्लेसमेंट। ओके, जैसे कि आपने बताया कि आप मैकेनिकल ब्रांच है और आपने ये भी बताया कि आप ट्रेडिंग भी करते हैं, तो आपने ट्रेडिंग का जो आपके अंदर इंटरेस्ट है वो कैसे डेवलप हुआ और अभी आप कहाँ तक पहुँच गए ट्रेडिंग के उसमें? तो कह सकता हूँ कि जब मैं 12th अपना पास हुआ था तभी से मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ। मतलब थोड़ा बहुत नॉलेज गेन करना और थोड़ा सा मार्केट को स्टडी करना, तो वो सब मेरा हो रहा था 12th के बाद ही से। और साथ ही में मेरे को एक कॉलेज लेना था जहाँ पे मुझे एक टाइम मिल पाए अच्छा सा कॉलेज के बाद। और शुरू से मेरा ये था कि मेरे को प्लेसमेंट की तरफ ज़्यादा नहीं भागना है। फर्स्ट ईयर से ही मेरा ये था कि मेरे को प्लेसमेंट नहीं लेना है, कोशिश यही है कि प्लेसमेंट नहीं लेना है। और मैं
अप्रॉक्स मुझे 4 साल का एक्सपीरियंस हो गया है ट्रेडिंग का, और अभी ठीक चल रहा ट्रेडिंग। जैसे देखा जाए तो एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम है मेरे लिए वो, और उसके अलावा भी और कुछ चीज़ें हैं जो मैं कर रहा हूँ अपार्ट फ्रॉम द जॉब। तो और रमैया की कैंपस लाइफ के बारे में बताइए, मतलब अपार्ट फ्रॉम कॉलेज फेस्ट, मतलब कॉलेज फेस्ट भी बताइए कि वहाँ का फेस्ट कल्चर वगैरह पूरा कैसा है, और अपार्ट फ्रॉम फेस्ट स्टडिंग के उसमें क्या सब चीज़ें प्रैक्टिकल एक्सपोजर आपको मिलता है, इंडस्ट्रियल विजिट्स वगैरह ये सब। देखिए, अगर रमैया का बेसिकली जो देखिएगा फेस्ट तो अच्छा है, नो डाउट। उतना भी ज़्यादा हाइप नहीं है कि बहुत सारे बाहर के बच्चे हमारे कॉलेजेस में आ रहे हैं फेस्ट एंजॉय करने के लिए, और उतना ख़राब भी नहीं। मैं जहाँ तक देखा हूँ, ज़्यादातर मैं तो फेस्ट के टाइम पे बाहर ही रहता था, जब अपने होम टाउन चला जाता था या कुछ भी, तो उतना मैं एंजॉय नहीं कर पाया। बट अगर रिव्यू देखिएगा तो फेस्ट अच्छा है, नो डाउट। हमारा अगर देखिएगा तो कैंपस एरिया भी काफ़ी अच्छा है। मेन बैंगलोर में हो करके कॉलेज 80 एकर्स का मेंटेन कर रहे हैं, तो नो डाउट काफ़ी अच्छा है। और फेस्ट भी मेडिकल साइड ज़्यादा अच्छा होता है एज कम्पेयर टू इंजीनियरिंग साइड, तो हम लोग मेडिकल साइड का थोड़ा ज़्यादा एंजॉय कर पाते हैं फेस्ट। तो मतलब ऐसे अलाउड होता था 2 अलग-अलग स्ट्रीम कोर्सेज के एक दूसरे के फेस्ट में जाना? ऐसा अलाउड नहीं होता है, लेकिन हम लोग का हम लोगों के कुछ दोस्त होते हैं जो वो मैनेज करवा सकते हैं, तो उनके थ्रू हम लोग मैनेज कर लेते थे। ओके, सो आप हॉस्टलर थे या डे स्कॉलर थे? फर्स्ट ईयर मेरा हॉस्टल था, जो कि मैं कॉलेज का हॉस्टल में था, और सेकेंड ईयर से मैं खुद का, हम लोग 3-4 दोस्त थे जो फ्लैट लेकर लिए थे। अच्छा, तो हॉस्टल की क्या फीस रहती है, मेस फूड वगैरह कैसा होता है? डिपेंड्स कि आप कॉलेज का खुद का हॉस्टल ले रहे हैं या फिर कॉलेज के बाहर का हॉस्टल ले रहे हैं। का बताइए। अगर कॉलेज का ले रहे, बेसिकली मैं कॉलेज के हॉस्टल में नहीं था, मैं कॉलेज के बाहर वाले हॉस्टल में था, आउटर हॉस्टल में। तो अगर अंदर का हॉस्टल देखिएगा तो वो काफ़ी चीप होता है, अप्रॉक्स 1 लाख के बिलो आपका हो जाता है, डबल शेयरिंग मिल जाता है आपको। और जहाँ तक अगर मेस देखिएगा तो ठीक था, और सभी कॉलेज के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छा है, प्योर वेज है, कोई दिक्कत नहीं है। और हमारा वाला जो था, जो जिसको गोकुल बॉयज हॉस्टल बोलते हैं, वो थोड़ा कॉस्टली था। 1.6 लाख रुपीज़ का फीस था 1 ईयर का मेरे टाइम पे, अभी आई थिंक बढ़ गया होगा। तो वहाँ पे क्या फैसिलिटीज़ अच्छी थी, मतलब वहाँ पे लॉन्ड्री सिस्टम था, आपका फूडिंग भी वहाँ का काफ़ी अच्छा था एज कम्पेयर टू इनसाइड हॉस्टल जो आपका चीप वाला है। तो मैं बोलूँगा अगर आपके पास बजट का कोई दिक्कत नहीं है तो आप बाहर वाला हॉस्टल लीजिए, गोकुल बॉयज हॉस्टल या MSR बॉयज होम। और अगर थोड़ा बजट आपका टाइट है कि नहीं, मेरे को इसी कम ही रेंज में चाहिए, तो अंदर वाला अच्छा, बट उसमें थोड़ा मेहनत ज़्यादा है। आपको लॉन्ड्री सिस्टम नहीं मिलेगा, खुद से वॉश करके खुद से आपको सब कुछ करना पड़ेगा, तो ये चीज़ है। और कैंपस लाइफ को थोड़ा सा और डिटेल में डिस्क्राइब करिए, कैसा है रमैया का पूरा कैंपस लाइफ, एनवायरनमेंट कैसा है वहाँ का? कैंपस लाइफ वन ऑफ द बेस्ट मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं RV कॉलेज भी घूमा हूँ, BMS कॉलेज भी घूमा हूँ, दयानंद सागर भी घूमा हूँ। तो अभी तक जितना मेरे को डिफ्रेंशिएट करना है, तो मैं रमैया को वन ऑफ द बेस्ट बोलूँगा इन टर्म्स ऑफ प्लेस, ये इन टर्म्स ऑफ आपका कैंपस लाइफ। क्योंकि जो कैंपस वो मेंटेन करके रखे हैं, और जितना हम लोगों को उसमें फ्रीली मतलब रखा है, फ्रीली हम लोग कहीं भी घूम सकते हैं, किसी के मतलब डिपार्टमेंट में भी जा सकते हैं अगर आपका कनेक्शन है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा लगता है। मतलब कैंपस लाइफ काफ़ी अच्छा है, मेडिकल फील्ड सबसे अच्छा है, मेडिकल जो आपका कैंपस है सबसे बेहतरीन उसको माना जाता है। और इन्जॉय करने के लिए आपका शाम में भी कैंपस खुला रहता है अप्रॉक्स 9 to 10 o'clock तक, तो आप उसमें भी जा करके अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। या तो रमैया में कुछ ऐसा अटेंडेंस वगैरह का इशू रहता था कि 75% मेंटेन करना है, नहीं तो डिबार्ट कर देंगे, मतलब काफ़ी कॉलेजेस में ऐसा होता है? नहीं, ये आपका ऑन पेपर तो रूल है कि 75% आपको मेंटेन करके चलना है, बट हमारे प्रोफेसर काफ़ी लीनियंट है इस मामले में। अगर स्टूडेंट जो है वो अगर कुछ साइड से करना चाह रहा है और सामने वाले प्रोफेसर को पता है कि हाँ ये साइड से कर रहा है, कुछ इम्प्लीमेंट कर रहा है लाइफ में, या फिर कुछ एक्सप्लोर कर रहा है, तो उनको एक अलग प्रायोरिटी दी जाती थी कि आप अगर 50% भी 60% भी मेंटेन है तो एट द एंड में आपको मतलब मिल जाता है, अटेंडेंस मतलब मिल जाता है, आपको डिबार्ट नहीं किया जाता है। तो आपने इंटर्नशिप्स करी थी अपने कॉलेज टाइम में? नहीं, मुझे इंटर्नशिप का जरूरत नहीं पड़ा, क्योंकि मैं बताया आपको शुरू से मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ और भी साथ साथ कुछ भी साइड हसल्स वगैरह में लगा हुआ था, तो मेरे को कंपनीज की ओर नहीं जाना पड़ा कि मैं कंपनीज जाऊँ सामने से जॉब के लिए या फिर इंटर्नशिप के लिए मतलब वो अप्लाई करूँ, तो वो चीज़ जरूरत नहीं पड़ा मेरे को। लेकिन अगर देखिएगा इन टर्म्स ऑफ इंटर्नशिप तो वो अच्छा है, कॉलेज में कंपनीज आती है, इंटर्नशिप देकर भी जाती है। कोई मेरे स्टूडेंट्स जो जान पहचान वाले हैं बैच सर्कल, तो वो लोग को आपका इंटर्नशिप भी मिला, पेड इंटर्नशिप भी मिला कुछ लोगों को। रमैया में रिक्रूटर्स मेनली कहाँ से होते हैं? बैंगलोर एक आपका खुद में ही IT हब है,
तो कंपनीज की कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आप ऑफ कैंपस चाहें तो ऑफ कैंपस भी प्लेसमेंट ले सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा लगता है एज कम्पेयर टू कैंपस प्लेसमेंट। ठीक है, तो अगर हम लोग देखते हैं कंपनीज की, तो बेसिकली मैं देखा हूँ कि बहुत बड़े बड़े कंपनीज आते हैं हमारे कॉलेज में। गूगल आया है, माइक्रोसॉफ्ट आया है, एप्पल भी आ चुका है जो 65 लाख का अराउंड पैकेज दे करके गया था। और मतलब कंपनीज वगैरह आपकी बैंगलोर बेस्ड कंपनी सारी आती है, स्टार्टअप हो। तो यही रीजन था आपका बैंगलोर में इंजीनियरिंग करने का? जब मेरे को ज्वाइन करना था कॉलेज, तब मेरा था एक तरफ कि मेरे को एट द एंड प्लेसमेंट लेना है। मेरे को घर से भी वही बोलकर भेजा गया कि एट द एंड कुछ भी करो, प्लेसमेंट लेकर के कॉलेज से निकलना है। बट वो हो नहीं पाया क्योंकि मेरे को उससे पहले कुछ अच्छा मेरे को नीश मिल गया, जहाँ से मुझे पता चला कि ये भी किया जा सकता है, यहाँ से भी अर्न किया जा सकता है। आजकल आप देख ही रहे होंगे कि लोग सोशल मीडिया से इतना पैसा अर्न कर रहे हैं जितना एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं अर्न कर पा रहे हैं। तो बेसिकली मेरे को थर्ड ईयर आते आते ये पता चल गया कि मेरे पास और भी ऑप्शंस हैं, सोर्स ऑफ इनकम्स हैं जहाँ से मैं पैसा कमा सकता हूँ। तो बेसिकली इसलिए मेरा फर्स्ट ईयर में सिर्फ मन था कि मैं प्लेसमेंट लूंगा, बट सेकेंड ईयर आते आते मेरे को स्किल के बारे में अपने पता चल गया कि मैं क्या स्किल कर रहा हूँ, मेरे में क्या स्किल्स है। तो उसके बेसिस पे मैं काम किया और मेरे को रिजल्ट मिला, इसलिए मैं प्लेसमेंट नहीं ली। तो ऋषभ जी, आप अपनी पूरी जर्नी को ना बिल्कुल बिगिनिंग से स्टार्ट करिए और एंड तक बताइए कि मतलब जैसे आपने बताया कि आप बहुत सारे साइड हसल्स कर रहे थे, ट्रेडिंग कर रहे थे और अब आप जॉब भी कर रहे हैं, तो हमें हर उस एस्पेक्ट में थोड़ी थोड़ी ब्रीफिंग आप दीजिए। देखिए, अगर फर्स्ट ईयर से देखिएगा तो फर्स्ट ईयर मैं फुल ट्रेडिंग था, मतलब फुल फ्लेज में ट्रेडिंग ही करता था। क्लासेस करता था, क्लासेस से आकर के आपका फॉरेक्स मार्केट एक होता है, फॉरेक्स मार्केटिंग करता हूँ, गोल्ड वगैरह, बिटकॉइन वगैरह। तो फर्स्ट ईयर मेरा इसी में चला गया, कैपिटल जमा करने में, एक तरह कैपिटल का जुगाड़ करने में। तो वहां से मेरा कैपिटल ग्रो हुआ थोड़ा बहुत। फिर उसके बाद मेरे को सेकेंड ईयर में आते आते कुछ इन्फ्लुएंसर्स फ्रेंड मिल गए जो कुछ बताए मेरे को कि ऐसे मतलब डिफरेंट तरीके से भी अर्न किया जा सकता है। देखो, सेकेंड ईयर में फिर आते आते मुझे एक ये भी मिला कि मैं कोर्स भी बेच सकता हूँ, जैसे आपका ट्रेडिंग का कोर्स हो गया। या फिर मेरे को शुरू से ये था कि मैं जब फर्स्ट ईयर ज्वाइन करने वाला था कॉलेज, उससे पहले ही मेरे को बहुत सारे कॉलेजेस की नॉलेज हो गई थी, जिससे मैं स्टूडेंट को भी गाइड करता था कि कैसे वो कौन से अपने ड्रीम कॉलेज में जा सकते हैं। मतलब आप वो समझ लीजिए कि मैं उसका भी चार्ज करता था, वो भी एक सोर्स ऑफ इनकम हो गया। एक आपका मैं ट्रेडिंग का कोर्स हुआ, वो भी आपका सोर्स ऑफ इनकम हो गया। और आपका खुद का ट्रेडिंग चल ही रहा है, वो भी सोर्स ऑफ इनकम। तो सेकेंड ईयर में आते आते मेरे पास 3 सोर्स ऑफ इनकम हो गए थे, जहाँ से एक अच्छा अमाउंट ऑफ रिटर्न मैं निकाल पा रहा था। अगर आप हमारी ऑडियंस को कोई 3 ट्रेडिंग टिप्स देना चाहे तो वो क्या रहेगी? अगर 3 ट्रेडिंग टिप देना हो ऑडियंस को, देखो, सबसे पहला बात कि सारा पैसा लेकर के मत घुसो मार्केट में। ठीक है, मार्केट बहुत सुप्रीम होता है, कभी भी सारा पैसा लेके नहीं जाना, पार्ट में लेकर के जाना पैसा। ठीक है, कभी भी बड़ा लॉस नहीं लेना। जैसे मार्केट में आपका कॉमन है, लॉस भी होगा, प्रॉफिट भी होगा। हम लोगों को ध्यान रखना है सेकंड टिप कि मार्केट में आपका बड़ा लॉस ना हो। बड़ा लॉस अगर हुआ, कैपिटल चला गया, फिर आप कुछ नहीं कर सकते। मार्केट में आपको डेली अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, डेली आपको काम करने को मौका मिलेगा, ट्रेडिंग करने को मौका मिलेगा, बट कैपिटल नहीं रहा तो कुछ नहीं किया जा सकता। थर्ड टिप ये रहेगा कि कभी भी ग्रिड नहीं करना। जैसे क्या होता है ना कि लोग ट्रेडिंग करते हैं, अच्छा करते हैं, लेकिन किसी किसी दिन क्या होता है कि वो लालच के चक्कर में चले जाते हैं। जैसे मैं बेसिकली मेरा फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर टारगेट ये था कि दिन में अगर 1.5 के अगर निकल जाता है तो मैं मार्केट को क्लोज करके चला जाऊँ। लेकिन बहुत सारे मेरे ये भी फ्रेंड थे जो दिन भर बैठे रहते थे, पूरा मार्केट आवर्स में बैठे रहते थे, और वो 2000 के जगह पे 5000, 6000, अगर 6000 भी आ गया तब भी उनको और ट्रेड करना है। तो ओवर ट्रेड के चक्कर में क्या होता था, वो एट द एंड लॉस में ही निकलते थे। तो हम लोग को यही 3 ध्यान रखना है, ग्रीड नहीं करना, बड़ा लॉस नहीं करना, और आपको एक साथ सारा कैपिटल अपना नहीं इन्वेस्ट करना, बस। ओके, तो ये तो बहुत ही यूजफुल आपने टिप्स दिए। तो जो भी आगे फ्यूचर ट्रेडर्स हैं या फिर जो अभी ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ही यूज़फुल इंपॉर्टेंट टिप आपने शेयर करी है। थैंक यू सो मच। अच्छा, अब आप हमें अपने थोड़ा सा एजुकेशन लाइफ के बारे में बताइए कि टीचर्स का स्टडी मेथड क्या था? प्रैक्टिकल एक्सपोजर आपको ज़्यादा मिलता था, ये थ्योरेटिकल ज़्यादा था? टीचर्स के साथ कनेक्शन कैसा था आपका? मतलब कि आपको कोई भी डाउट है तो आप इजीली उनसे कांटेक्ट कर सकते थे या कुछ प्रोसीजर के थ्रू आपको जाना पड़ता था? देखिए, पहला तो आपके जो हमारे प्रोफेसर्स हैं
वो बहुत लीनियंट है। मतलब मैं अपने ब्रांच का बता रहा, मैकेनिकल ब्रांच का बेसिकली बहुत लीनियंट है। कुछ प्रोफेसर को छोड़ के वो सभी जगह आपको मिलेंगे कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं या आपकी बातें को नहीं सुनना पसंद करते हैं, ये चीज़ें। तो मेरे को अभी तक जो भी प्रोफेसर मिले हैं टिल 4th ईयर, तो वो कुछ छोड़ के सारे बात मैं सबसे क्लियर कर लेता था, अपना सारा डाउट्स वगैरह, कुछ भी आज तक दिक्कत नहीं हो। और जो भी कुछ दिक्कत जो करते थे, जैसे मान के चले जो स्ट्रिक्ट थे बहुत ज़्यादा, तो उनसे थोड़ा सा मैनेज करना मुश्किल होता था, ये मैं बोल सकता हूँ। प्रैक्टिकल नॉलेज मैकेनिकल में बहुत मिलता है, आपको सीएस वगैरह में थ्योरेटिकल नॉलेज के पीछे भागना पड़ता है, प्रैक्टिकल कम मिलता है। प्रोफेसर जनरली थ्योरेटिकल ही पढ़ाते हैं आपको। जहाँ तक मैं अपने दोस्तों से सुना हूँ कि सीएससी में क्या होता है कि आपको बोला जाता है कि आप इस पे ध्यान दो, उस पे ध्यान दो, बेसिकली आपको वो चीज़ सिखाया नहीं जाता। जैसे आपका लैंग्वेज हो गया, ये सिर्फ आपको लैंग्वेज तक सिखाएंगे, उसके बाद आपको कोडिंग वगैरह डीपली नहीं सिखाएंगे, वो आपको खुद से ही सीखना है अगर आपको अच्छा प्लेसमेंट लेना है तो। वही चीज़ हमारे मैकेनिकल में उल्टा है। अगर मैकेनिकल में देखिएगा तो हम लोग को प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा दिया जाता है। आपका थ्योरेटिकल नॉलेज ठीक है, जितना आपको पढ़ाई के लिए जरूरत है उतना आपको मिलेगा, उसके अलावा मतलब नहीं है उसका। हाँ, और प्रोफेसर से कनेक्शन बनाना बहुत ईजी था मेरे कॉलेज में। प्रोफेसर मतलब बहुत लीनियंट थे, चिल थे, जो भी हम लोग बोलते थे सुना करते थे। जैसे मैं बताया ना, मैनेजमेंट कैसा है मैनेजमेंट रमैया का मैनेजमेंट ठीक है, नो डाउट। अगर देखा जाए तो स्ट्रिक्टनेस है, लेकिन वो डिपेंड करता है आप किए क्या। अगर नॉर्मल चीज करके चलोगे तो वो तो मैनेज हो सकता है, लेकिन अगर आप कुछ ज्यादा ब्लंडर कर दिए हो तो उसमें फिर मैनेज नहीं, वो फिर दिक्कत करेगा मैनेजमेंट आप। अभी आप करंटली कहाँ वर्क कर रहे हैं? मैं अभी नोएडा बेस्ड कंपनी में काम कर रहा हूँ। बेसिकली ये सैलरी बेस्ड नहीं है, ये इंसेंटिव बेस्ड है। अभी मैं इसको रिवील नहीं करना चाहता क्योंकि मैं जस्ट अभी ज्वाइन किया इसमें। तो इसका ना सोर्स ऑफ इनकम मुझे अभी डीपली पता है, क्या किया जा सकता है इसमें, कैसे होगा, तो अभी इसको रहने देते हैं। और उसके अलावा मेरा भी ट्रेडिंग भी फुल फ्लेज चल रहा है। जैसे मैं यहाँ पे अगर 10 to 5, 10 to 6 यहाँ टाइम देता हूँ, तो उसके बाद मैं घर जा करके 9 to 12 अराउंड। कितना टाइम हो गया आपको रमैयत से पास आउट हुए? 1 year। 1 year हो गया। जब आप कॉलेज में थे 2nd ईयर तक, जैसे आपने बोला कि आपके 3 सोर्सेज ऑफ इनकम थे, और अब जब आप कॉलेज से पास आउट हो चुके हो, तो आपको अपने में जो इनकम डिफरेंस है वो कितना लगा है? कितना % ऑफ इनकम डिफरेंस आया आपके 2nd ईयर से लेके अभी तक? अगर इनकम डिफरेंस देखोगे तो काफ़ी बेहतरीन हुआ है। जिस बेसिकली जो मेरे को कॉलेज से चाहिए था, जो एक्सपोजर मेरे को लेना था, वो मैं ले लिया ऑलरेडी। और उसके अलावा देखोगे तो मेरे को बहुत सारे और अदर सोर्स ऑफ इनकम मिल रहे हैं अभी। बेसिकली मैं सब में नहीं घुसा हूँ, बट एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम मैं जनरेट कर पा रहा हूँ अभी के एज में। एट द एज ऑफ 22 मैं एक अच्छा पैसा अर्न कर पा रहा हूँ, तो उसमें दिक्कत नहीं। अगर मैं आपसे पूछूं कि एट द एज ऑफ 22 आपका LPA कितना है? देखो ये सब तो LPA डिस्कस नहीं करते, बट कह सकते हैं रेंज बता दो। 20 से 25 के बीच में। 20 से 25 LPA, दैट्स रियली नाइस। तो आप अगली 3 टिप्स और क्या देना चाहोगे स्टूडेंट्स को जो भी कॉलेजेस में हैं, कि वो कॉलेज पास आउट होने तक या कॉलेज के टाइम में भी एक सोर्स ऑफ इनकम निकाले, कि वो एटलीस्ट अपना एक्सपेंस खुद निकाल पाए और कॉलेज के बाद जल्दी से जल्दी अच्छा ग्रो कर पाए? तो कौन सी 3 टिप्स रहेंगी आपकी उनके लिए? फर्स्ट टिप ये रहेगा कि कभी भी पैसे के पीछे नहीं भागना है, ठीक है? कमाना है। पीछे भागे स्किल्स या पैसा? मैं शुरू में पैसे के पीछे भागा, नो डाउट, बात सही है। लेकिन बाद में जब रियलाइज हुआ ना, जब कुछ गलतियां हुई, जब कुछ लॉसेस ज्यादा हो गए। कैसी गलतियां? जैसे पैसे के पीछे भागना मतलब कि आप सिर्फ पैसा देख रहे हैं, उसके पीछे स्किल नहीं देख रहे हैं। तो मैं शुरू में फर्स्ट ईयर में क्या हुआ कि सिर्फ पैसा देगा। जैसे ट्रेडिंग हुआ आपका, तो ट्रेडिंग कभी भी ना स्टार्टिंग में पैसा बनाकर आपको नहीं देता, आपको 1-2 बार पैसा बनाकर दे देगा, वो आपको ग्रेड आप में ला देगा कि आपको पैसा आ जाएगा, ये यहीं से पैसा आएगा। तो मेरे में क्या दिक्कत था, जब मैं ट्रेडिंग करना शुरू किया तो उस टाइम मेरे को लगा कि पैसा अब यहीं से आएगा। उसके चक्कर में क्या हुआ, कुछ बड़े बड़े लॉसेस भी हुए, उसको मैनेज करना भी मुश्किल हो गया। तो उसके वजह से क्या दिक्कत हुआ, क्रेडिट कार्ड वगैरह बनाना पड़ गया। क्रेडिट कार्ड उसके वजह से क्या हुआ कि मेरा सिविल डाउन हो गया, क्योंकि आपको क्रेडिट कार्ड लिए हो तो आपको पेमेंट भी करना पड़ता है उसके लिए, और वो नहीं हो पा रहा क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम खराब हो गया था आपका। तो इसलिए मैं बोल रहा कि कभी भी पैसे के पीछे आपको नहीं भागना है। सबसे पहली बात, पैसे के पीछे तब भागो जब आपके अंदर स्किल हो और आप किसी को कुछ बेच पाओ। अगर आपको कॉलेज लाइफ में अगर पैसा कमाना है तो आपके पास टाइम उतना है नहीं कि आप जॉब ले लो या फिर अलग से 10 to 12 आवर आप कुछ काम कर सको, टाइम नहीं उतना। तो उसमें हम लोग को क्या करना है, स्किल पे काम करना है, स्मार्ट प्ले करना है, कि स्मार्ट प्ले करके पैसा कम टाइम में ज्यादा कैसे आ पाए, वो भी आपको स्किल से ही आएगा। अगर आप कौन सी स्किल्स पर मेनली फोकस करना चाहिए आज के टाइम में?
देखो अभी तो आप देख रहे हो कि सोशल मीडिया से लोग काफी अच्छा अर्न कर पा रहे हैं, लेकिन वो भी वही अर्न कर पा रहे जो 2-3 साल 4-5 साल से लगे हुए मार्केट में। जो भी आपका जैसे मान के चलो इन्फ्लुएंसर्स हैं, तो वो एट द मोमेंट अर्न नहीं कर पा रहे, वो भी 2-3 साल से लगे हुए हैं, वीडियोस बना रहे कंसिस्टेंट है अपने काम के पीछे, तभी वो अर्न कर पा रहे। तो बेसिकली आपको भी 1-2 साल देना पड़ेगा। आपको उसके पीछे ये भी जानना चाहिए कि मैं किस फील्ड में जाऊंगा तो मेरे को इजी होगा किसी को समझाना। बेसिकली सोशल मीडिया में लोग कैसे कमा रहे, कुछ बेच कर कमा रहे या कुछ सिखा करके कमा रहे, दोनों में से कोई एक चीज। तो दोनों में से कुछ एक चीज आना चाहिए आपको। अगर है आप में टैलेंट तो आप घुसो, अदरवाइज आप सिर्फ एंटरटेन करके किसी को पैसा नहीं कमा सकते, वो सिर्फ आपके हंसी मजाक के लिए रह जाएगा और कुछ नहीं उसके अलावा। तो एक टिप यही कि पैसे के पीछे नहीं भागना। सेकंड टिप ये कि स्मार्ट प्ले करना पड़ेगा, स्किल आपको जनरेट करना पड़ेगा अर्न करने के लिए। और थर्ड टिप यही रहेगा कि साथ ही साथ आप कॉलेज के प्लेसमेंट के पीछे भी जाओ। मैं बेसिकली नहीं गया प्लेसमेंट के पीछे इसलिए क्योंकि मेरे को शुरू से पता था कि मेरे को नहीं जाना, लेकिन जो बच्चे एज अ प्लेसमेंट के लिए आ रहे हैं कॉलेज में और वो उसको छोड़ करके फिर किसी और चीज में लग जाएंगे या अपना एकेडमिक्स खराब कर लेंगे, तो उसका फिर कोई मतलब नहीं बनता। आपका सारा इन्वेस्टमेंट जो गया कॉलेज का वो भी चला जाएगा और उसके बाद आपके पास कुछ रहेगा भी नहीं, और फिर घर वाले भी आपको सपोर्ट नहीं करेंगे कि आप किए क्या कॉलेज जाकर के। मैंने थोड़ा सा आपका अकाउंट स्टॉक किया था आपके आने से पहले, एंड मुझे पता चला कि आपने गाड़ी ली है। तो जैसे कि आपने बताया कि अभी आप 22 के हैं और ये पोस्ट शायद लास्ट ईयर की थी, सो यू वर लाइक 21। यस यस। तो आपने 21 की एज में क्रेटा लिया है, सो दैट्स अ वेरी बिग थिंग, वेरी बिग अचीवमेंट। तो आप उसके बारे में थोड़ा सा शेयर करो। देखो ये ड्रीम था मेरा एक कि मेरे को जब कॉलेज से मैं निकलूं तो एक मेरे पास एक गाड़ी होना चाहिए, ठीक है। वो मेरे को पता नहीं था कि किस बजट में होना चाहिए, कौन सा होना चाहिए। तो जब मैं कॉलेज पास आउट होने वाला था तो उससे 1 साल पहले मैं टारगेट किया था कि इस दिवाली जो लास्ट दिवाली हम लोगों का पार, तो उसमें मेरे को गाड़ी लेना है। तो मैं जनवरी से प्लान कर रहा था कि मेरे को गाड़ी लेना है, बट कुछ बजट डिसाइड नहीं हो पा रहा था, गाड़ी डिसाइड नहीं हो पा रहा था। तो बेसिकली ये रेंज था कि 20 से 21 या 25 लाख के बीच में एक गाड़ी लेना है। तो वो बेसिकली समझ लो कि एक मैनिफेस्टेशन रहा मेरा, और मैनिफेस्टेशन जब 8-9 महीना में पूरा किया तो वो एट द एंड हो गया। क्रेटा भी गाड़ी लिया है मेरा, तो कुछ उसके पीछे मतलब नहीं था कि क्रेटा ही लेना है या कुछ और लेना। मेरे को स्लाविया मन था। स्लाविया मेरे पेरेंट्स मना कर दिए कि सेडान है, ये है, वो है, तो उसके पीछे नहीं, वो बोले कि क्रेटा अच्छा गाड़ी। तो मैं बेसिकली पेरेंट के कहने पे ही अपने गाड़ी ले लिया और अभी मैं उसको लेकर के सारा जगह ट्रैवल कर ही लेता हूँ। जैसे लास्ट टाइम मैं दिवाली के बाद रांची से बैंगलोर गया, फिर अभी मैं नोएडा में, तो नोएडा फिर बैंगलोर से नोएडा ड्राइव करके आया। तो अभी ठीक चल रहा है लाइफ में, मतलब गाड़ी लिए हैं तो उसका मतलब यूज हो पा रहा है। जैसे कि आप रमैया के एक स्टूडेंट रहे हैं, तो रमैया में कौन से 3 कोर्सेज बेस्ट हैं कि उसमें एडमिशन ले लेना चाहिए बच्चों को, और ऐसी 3 क्या फैसिलिटीज है जो रमैया आपको प्रोवाइड करती है जो उसको बाकी कॉलेज से बेटर बनाती है? ओके, देखो रमैया का अगर 3 फील्ड आप बोलते हैं तो सबसे पहले तो बीटेक हो गया, जो नंबर 1 पे तो नहीं है, लेकिन आरवी कॉलेज के बाद आपका रमैया कॉलेज जाते हैं। okay. आपका मेडिकल के नाम पे नंबर 1 कॉलेज है आपका, कर्नाटका में। और आपका अगर देखते हैं तो बीसीए डिग्री वगैरह भी किया जा सकता है। आप देखिए डिग्री के नाम पे देखिएगा तो रमैया एक खुद में ही ब्रांड है। अगर रमैया से आप डिग्री लेकर निकलते हैं तो कोई भी अगर पूछेगा कि आप कौन से कॉलेज से पास आउट है, तो रमैया कॉलेज खुद में एक ब्रांड है। सभी जानते हैं कि रमैया काफी अच्छा कॉलेज है, चाहे कोई भी डिग्री हो, तो उसका दिक्कत नहीं है। और अगर आप बोलते हैं 3 बेस्ट, तो वही इंजीनियरिंग हो गया, मेडिकल हो गया, और एक आपका बीसीए डिग्री भी कह सकते हैं कि अच्छा है, और एक आपका कॉमर्स के लिए भी अच्छा है, और एमबीए के लिए ठीक है, पीजीडीएम वगैरह के लिए नो डाउट, मतलब कह सकते हैं कि सभी कोर्सेज के लिए आपका अच्छा है रमैया। ओके, और ऐसी 3 बेस्ट चीज़ें जो रमैया में आपको मिलती है लेकिन वो बाकी कॉलेजेस से काफ़ी बेटर है, जो उसको बेटर बनाती है? फर्स्ट आपका कैंपस लाइफ, वन ऑफ द बेस्ट अभी तक मेरे हिसाब से। क्योंकि देखो अगर जिन बच्चों को IITs नहीं मिल पा रहा, NITs नहीं मिल पा रहा, या जिन बच्चों का 95 परसेंटाइल प्लस नहीं आ रहा जेईई मेंस में, तो उन बच्चों के लिए सबसे बेस्ट है कि कॉमेट के एग्जाम क्रैक कर ले और आप उनको वो रमैया में चले जाएं, क्योंकि वहाँ का कैंपस लाइफ मेरे को अभी तक बैंगलोर के कंपैरिजन में सबसे बेस्ट लगा। सेकंड आपका है एकेडमिक्स। रमैया का एकेडमिक्स काफी स्ट्रांग है, और रमैया में बेसिकली आपके जो प्रोफेसर है वो काफी अच्छा पढ़ाते हैं, तो आपको दिक्कत नहीं होता है।
और उसमें स्कोर करना थोड़ा इजी हो जाता है आपको, CGPA वगैरह मेंटेन करना। तो ये कि एकेडमिक्स में बोलूँगा काफ़ी अच्छा है, केस स्टडी वगैरह सब कुछ क्लियर किया जाता है अच्छे से, कैसे क्या क्या होता है क्या नहीं होता है, प्रैक्टिकल नॉलेज भी अच्छे से दिया जाता है। मेरे फील्ड में तो था। आपका थर्ड अगर देखा जाए तो ये अच्छा लगता है कि फ्री टू मूव है आपका कॉलेज पूरा, कि आपको जो मन आप वो करो, आपको जैसे मन आप वैसे करो, बट एट द एंड आपको अपना सब कुछ जो कॉलेज का रूल्स एंड रेगुलेशन है वो मेंटेन करके अगर आप कुछ भी करते हो कॉलेज में, आप साइड से साइड हसल कर रहे हो, वो भी मेरे को अच्छा लगा कि वो खुला छूट आपको देकर रखे हैं कि आपको जो करना है करो, बस मेरा ये एकेडमिक्स है इसको अपना क्लियर रखना, आपका इतना परसेंटेज मैंडेटरी है, आपका अटेंडेंस ये मेंटेन रखो, और एग्जामिनेशन हॉल में सब कुछ क्लियर रखो। ये सब काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा कुछ भी करो कॉलेज में मैटर नहीं करता। डू यू थिंक कि रमैया की फीस वर्थ इट है? रमैया की फीस तब वर्थ इट है जब आप मेरिट बेसिस पे एडमिशन लेते हैं। ओके। जैसे रमैया की फीस अभी 340 के आसपास है, जो नए बच्चे भी जाएंगे स्टूडेंट्स उनका फीस अभी लगेगा 3.4 लाख रुपीज पर ईयर। रमैया की फीस तब वर्थ इट नहीं है जब आप उसमें मैनेजमेंट कोटा में जाते हैं। मैनेजमेंट कोटा का बजट काफ़ी हाई चला जाता है। जहाँ तक मैं सुना हूँ कि जब मेरे टाइम पे स्टूडेंट्स आए थे एडमिशन लेके मैनेजमेंट कोटा पे, वो 40 लाख का डोनेशन दिए थे। 40 लाख डोनेशन अमाउंट फॉर CSE। तो वो वर्थ इट नहीं है। आप एक कॉलेज के पीछे 50-60 लाख खर्च कर रहे हैं और आपको इन्वेस्ट एज अ रिटर्न आपको 13-14 लाख ही मिल रहा है, तो वो कोई वर्थ इट नहीं है। बट अगर जिन बच्चे जो स्टूडेंट्स हमारे जो मेरे बैचमेट थे वो डायरेक्टली आए थे मेरिट के थ्रू, तो वो अगर अभी 15 लाख के पैकेज पे भी है तो वो 100% ROI में है। तो बेसिकली आप कॉमेड के अगर निकाल करके कॉमेड के क्रैक करके आप रमैया कॉलेज जा रहे हैं। ओके, सो इज देयर अ पर्टिकुलर एंट्रेंस टेस्ट फॉर MS रमैया? यस, कॉमेड के। तो थोड़ा एडमिशन प्रोसेस बता दीजिए, MS रमैया का कैसे एडमिशन प्रोसेस है? 3 एडमिशन प्रोसेस हैं। एक आपका होता है KCET। KCET बेसिकली उन बच्चों के लिए जो कर्नाटका में होते हैं। ओके। सिर्फ कर्नाटका बच्चे, डोमिसाइल जिनका। एक आपका होता है कॉमेड के। कॉमेड के बेसिकली सभी बच्चों के लिए होता है, सभी बच्चे दे सकते हैं। आई थिंक क्राइटेरिया 45% है PCM का। और इसमें आपको 180 मार्क्स का पेपर होता है। 180 में अगर आप 130-140 स्कोर कर रहे हैं तो आपको CSE मिल जाएगा रमैया में। अब मैं आई थिंक 80-85 के आसपास स्कोर किया तो मेरे को मैकेनिकल मिला था। बाई चॉइस में मैकेनिकल ही ली। और आपका एक है प्रोसेस मैनेजमेंट कोटा का। मैनेजमेंट कोटा का बेसिकली क्या है कि वहाँ पे पूरा सब कुछ लीगल है। लीगल मतलब कि वो कॉलेज वाले खुद से डोनेशन चार्ज करते हैं, वाइट पेमेंट जाता है सब कुछ। तो वो आपका बेसिकली 40 लाख है आई थिंक CS का, 30 लाख है आपका AIML वगैरह का, 25-27 लाख आपका IS ब्रांच का। तो बेसिकली जब वो एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन वो आपका वर्थ इट नहीं रहेगा। अच्छा, आपको क्या लगता है कि कॉलेज ने आपके कॉन्फिडेंस को, आपकी पर्सनालिटी को, आपकी वोकैबुलरी को कहीं ना कहीं बूस्ट किया है? कह सकते हैं बहुत ज़्यादा चेंजेस आया है 4 सालों में। बेसिकली कॉलेज लाइफ मेरा जो मिला मेरे को एक्सप्लोर में जो किया, उसमें मेरे को बहुत ज़्यादा लोगों से कनेक्शन मिला। बेसिकली मैं कॉलेज को एज अ कनेक्शन ही मान कर चला कि कॉलेज मेरे को कनेक्शन ला करके देगा। ठीक है। और आपका जो वे ऑफ टॉकिंग है, जैसे मैं आज से 4 साल पहले देखिएगा मुझे, तो ऐसा नहीं था कि मैं इतना कॉन्फिडेंटली सब कुछ क्लियर बोल पा रहा हूँ या फिर इतना अच्छे से सबको लोगों को समझा पा रहा हूँ कुछ भी अपना बात को। तो ये मेरे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन, बेस्ट डिसीजन रहा कि मैं बैंगलोर आया, बैंगलोर में आकर के सब कुछ सीखा, सब कुछ किया। जो भी स्टूडेंट्स अभी MS रमैया में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप उनको क्या गाइड करोगे? MS रमैया में एडमिशन लेने के लिए थोड़ा सा पढ़ाई करना पड़ेगा अच्छे से। बेसिकली वो JEE मेंस से थोड़ा सा ही लेवल नीचे रहता है उसके क्वेश्चंस का। और जहाँ तक मैं जानता हूँ कि उसमें आपको स्पीड भी चाहिए, एक्यूरेसी भी चाहिए। कॉमेड के एग्जाम में 180 क्वेश्चंस 180 मिनट्स मीन्स 1 क्वेश्चन, मार्किंग होती है? नो नेगेटिव मार्किंग। तो बेसिकली उसमें जो बच्चे पढ़ाई अच्छे से किए हैं, जिनका बेसिक स्ट्रांग है, वही क्लियर करके रमैया में CSE, जगह अभी क्या है ना, CSE का ज़्यादा डिमांड बढ़ गया है। ठीक है। इसकी वजह से कॉलेज वाले भी इतना ज़्यादा हाई चार्ज कर रहे हैं डोनेशन। तो बेसिकली मैं ये बोलूँगा कि जिन बच्चों का पढ़ाई अच्छा है, बेसिक स्ट्रांग है, वो बच्चे जरूर कॉमेड के एग्जाम दें। 140-130 लाना ईजी नहीं है, लेकिन टफ भी उतना नहीं है जहाँ तक मैं जानता हूँ। तो वो किया जा सकता है। और मैं बोलूँगा कि अगर कॉलेज ले रहे हो तो एक बार एडमिशन लेने से पहले आकर कॉलेज को एक्सप्लोर जरूर करना। जस्ट लाइक मैं क्या किया था कि हम लोगों के बैच अक्टूबर-नवंबर से स्टार्ट होने वाली थी 2022 में। तो उससे पहले मैं अगस्त में आकर के सभी कॉलेज में एक बार देखा था कि क्या सिस्टम है। जैसे मैं BMS IT घूमा,
मैं आपका आरवी कॉलेज घूमा, आरवी यूनिवर्सिटी भी उसी में है, आरवी आईटीएम भी घूमा मैं, क्योंकि ये सब के ऑप्शंस मेरे पास थे, लोअर ब्रांच अपर ब्रांच जो भी डिपेंड करता है। तो मैं फिर आपका बीएमएस कॉलेज भी घूमा। तो मेरे को ये सब में यही समझ आया कि कॉलेज मेरे को कौन सा ऑप्ट करना है, और एट द एंड में उसी कॉलेज में जो मेरे को चाहिए था। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। अगर आप नहीं आ सकते हो तो आप किसी सीनियर से पूछ लो, बैंगलोर के जो भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, वो आपको क्लियर गाइडेंस देंगे कि कौन सा कॉलेज अच्छा है, कौन सा कॉलेज खराब है, या कौन से कॉलेज में आपको क्या चाहिए। आपके सीनियर ने आपको क्या बताया था जब आपने उनसे पूछा था कि क्यों एमएस रमैया अच्छा कॉलेज है? देखो, मैं बेसिकली यही चाहिए था मेरे को कि एक फ्री कॉलेज मेरे को मिले जिसमें मेरे को दिक्कत कुछ भी ना हो साइड एक्सप्लोर करने की, मतलब लिबर्टी हो अपना काम करने हाँ, पूरा कुछ भी करना हो तो मैं कर सकूं। एट द एंड मेरे को बस अपना कॉलेज पास आउट होना है, ये बेसिकली। तो मेरे को सीनियर कुछ मिले। तो आरवी कॉलेज का काफ़ी स्ट्रिक्ट है आपका इस मामले में, परसेंटेज आपका ये अटेंडेंस परसेंटेज भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, एकेडमिक्स भी काफ़ी स्ट्रांग है। तो ये दोनों के मामले में आरवी कॉलेज थोड़ा सा टफ हो जाता है मेरे लिए साइड एक्सप्लोर करना। आपका बीएमएस कॉलेज भी काइंड ऑफ वही है, लेकिन मेरे को उसका कैंपस लाइफ अच्छा नहीं लगा उतना। थोड़ा सा छोटा कैंपस है, एक ही बिल्डिंग है आपका, जिसमें सभी बच्चे एक ही बिल्डिंग में पढ़ते हैं। तो उतना अच्छा मतलब मजा नहीं आता उस कॉलेज में, ये मैं देखा। और रमैया में मैं ये देखा कि सभी का अपना अपना बिल्डिंग है, सभी का अपना अपना डिपार्टमेंट है, और थोड़ा सा कैंपस लाइफ भी अच्छा लगा मेरे को देख कर। और मेन बैंगलोर में बेसिकली वहाँ से सभी कुछ आपका रीचेबल है, हाँ, मतलब कनेक्टेड है सब कुछ आपका। तो दिक्कत इसमें कुछ भी नहीं था, इसलिए मैं रमैया चूज किया। सो थैंक यू सो मच सर, आपकी लर्निंग्स, आपका एक्सपीरियंस, जो आपने टिप्स हमें दिए हैं यहाँ पे, आई होप ये स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। इनफैक्ट मुझे भी, कि मैं अगर अभी ट्रेडिंग शुरू करूँ तो मुझे भी आपकी टिप्स काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट करेगी। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच।